नमस्कार किसान साथियों, आज हम बहुत ही अच्छी कहानी इसमें सुनने वाले हैं, पुरखों की ज़मीन। और पीछे आप देख रहे हैं मेरा खेत पूरा। पहले आप खेत भी देख लिए, पुरखों की ज़मीन। आज हमारी बहुत ही अच्छी रोचक कहानी है। मेरा आपसे निवेदन है कि ये कहानी आप ज़रूर पूरी सुने, अंत तक सुने और अपने बच्चों और परिवार के साथ में ये कहानी आप सुने मित्रों। तो बहुत ही रोचक कहानी होने वाली है आज की मेरी कहानी का शीर्षक है पुरखों की ज़मीन। तो सबसे पहले हम पात्र परिचय करते हैं। कहानी है सुनीता और रमेश की। कहानी है पुरखों की ज़मीन। सुनीता और रमेश दो पात्र हैं जो कि पति पत्नी हैं। 50 वर्ष रमेश की उम्र है, 45 वर्ष सुनीता की उम्र है। इनके दो बच्चे हैं, एक इंजीनियर की पढ़ाई कर रहा है लड़का और एक लड़की जो MBBS कर रही है। तो इस तरह कुछ कहानी चलती है। रमेश जो है, इनके 4 भाई हैं और गांव में इनकी 8 बीघा ज़मीन है। तो अब कहानी पर हम आते हैं, कहानी शुरू करते हैं। और रमेश के बड़े भैया गांव में रहते हैं और साथ में दोनों भाई जो छोटे हैं वो भी गांव में रहते हैं। कहानी शुरू होती है रमेश जो कि शहर में रहता है और शहर में उसकी नौकरी है। शुरुआत से ही जब शादी हुई तब उसकी नौकरी भी लग गई थी। नौकरी उस समय अच्छी नौकरी होने की वजह से वो शुरुआत से शहर आ गया है और शहर में ही नौकरी करता है। बच्ची जो है वो MBBS की पढ़ाई कर रही है। लड़का जो है रमेश का, वो इंजीनियरिंग कर रहा है। रमेश की पत्नी सुनीता हाउसवाइफ है। अब रमेश की पत्नी सुनीता को उसकी पड़ोसन बताती है कि पास में शहर में ही एक नई कॉलोनी है जिसमें बहुत ही सस्ते प्लाट मिल रहे हैं। गांव के शहर के बिल्कुल बाहर आखिरी छोर के ऊपर कॉलोनी है, पर फ्लैट बहुत ही अच्छे दामों में मिल रहे हैं और बढ़िया कॉलोनी है वो। अब ये बात जब सुनीता सुनती है अपनी पड़ोसन से, तो सुनीता के मन में विचार आता है कि क्यों ना हम भी वहाँ पर प्लाट लेकर अपना खुद का मकान बनाएं। 20 वर्ष से भी अधिक हो गए इस किराए के मकान में रहते रहते और मकान मालिक को कभी कोई भरोसा नहीं होता है। कभी भी हमको मकान फिर बदलना होता है। किराए के मकान में रहते रहते और ऊपर तीसरे चौथे फ्लोर पर वो उनको मकान मिलता है शहर में, तो वो भी एक विषय है, ऊपर चढ़ना उतरना। दूसरा कि किराए का मकान, और जब मकान मालिक का है तो साल 2 साल में बर्तन लेकर के इधर उधर भटकना। दूसरा ये कि अब उम्र हो चुकी थी लगभग 50 वर्ष के करीब, दोनों की उम्र 50 वर्ष है। तो वो चाहती थी थोड़ा सा सेटल हो जाए, हमारा खुद का मकान हो। अब रमेश जब नौकरी करके आता है तब सुनीता उससे एक प्रश्न करती है, सुनो दी, गांव में 1 बीघा ज़मीन की कीमत क्या होती है? रमेश मन ही मन सब समझ जाता है पर कुछ भी जवाब नहीं देता है। अब बात को टाल जाता है वो उस समय। प्रश्न वापस मुँह हाथ धो के खाना खाने मेज पर आता है वो, तो तब भी वही बात कि गांव में 1 बीघा ज़मीन की कीमत क्या होती। रमेश नहीं बताता है। सुनीता बताती है कि क्यों ना हम भी हमारा एक घर बना ले शहर में। किराए का मकान बहुत समय हो गया है, अब हमारी भी उम्र हो गई है, बच्चे अब पढ़ाई कर ही रहे हैं, कुछ न कुछ वो भी करेंगे, पर हम अब हमारा एक छोटा सा मकान ज़रूर बनाए शहर के बीच में। बिल्कुल अच्छा सा मकान बनाए। किराए के मकान में कब तक रहेंगे, बुढ़ापा कैसे चलेगा, अपनी चिंता वो व्यक्त करती है सुनीता। रमेश सुनता जाता है। रमेश को पता है कि अब बनाना तो है पर पैसे कहाँ हैं। थोड़ी बहुत सेविंग ज़रूर है और बहुत सारी सेविंग जो थी वो बच्चों की पढ़ाई में बहुत खर्च हो चुकी है। बच्चा इंजीनियरिंग कर ही रहा है लड़का, और लड़की MBBS कर ही रही है, तो उन पर बहुत खर्चा हो चुका है। तो पूंजी तो चली गई है। थोड़ी बहुत पूंजी है भी, पर उससे घर नहीं बनने वाला, सिर्फ प्लाट ले सकते हैं, इतनी पूंजी है उनके पास, घर तो बनने से रहा। तो बिना कुछ किए बोले वो बात को टाल जाता है। अगले दिन वापस जब ऑफिस जाता है तो वापस सुनीता पूछती है कि बताइए गांव में हमारी जो ज़मीन है, या गांव में ज़मीन की कीमत क्या होती है 1 बीघा ज़मीन की। रमेश बिना कुछ बोले ही वहाँ से निकल लेता है ऑफिस के लिए, टिफ़िन लेकर के निकल लेता है। अब आगे बढ़ते हैं इसमें। वापस आता है, वापस वही प्रश्न, रमेश कुछ जवाब देता नहीं है। फिर सुनीता ही आगे से बोलती है कि क्यों ना हमारी जो ज़मीन है गांव में 8 बीघा, 4 भाई है, दो अगर हम बंटवारा उसका करें तो हमारे हिस्से में 2 बीघा ज़मीन आने वाली है, तो क्यों ना हम उस ज़मीन को बेच दें। 5 लाख रुपए बीघा तो आराम से उसकी कीमत आएगी, और 2 बीघा अगर हमारी रहेगी तो 10 लाख रुपए उसके आराम से आ जाएंगे। सुनीता इस तरह से रमेश को कहती है। रमेश सुनता है। अब सुनीता बोलती है आगे कि आप अपने बड़े भाई से बात करें और हमारे हिस्से की ज़मीन हमें मिले, और हम क्यों ना उसे 2 बीघा मिले, हम उसे बेच करके अपना खुद का अच्छा मकान बनाए ताकि हमारा बुढ़ापा भी अच्छे से निकले। रमेश जवाब देता नहीं है कुछ भी।
हाँ या ना या कुछ भी नहीं, सिर भी नहीं हिलाता है, बिल्कुल बात को सिरे से इग्नोर कर देता है, वो बिल्कुल सुनी अनसुनी कर देता है। अब सुनीता का ये ही चक्र रोज़ सुबह शाम चलता है। रोज़ सुबह वही की बात करें आप अपने घर पे अपने बड़े भाई से, हम तो वहाँ से कुछ ले नहीं रहे हैं, हम तो हमारा नौकरी से चल रहा है, क्यों ना हमारी ज़मीन हमें मिले जो कि वास्तव में हमारी है भी, तो हम बेच करके हम ना खुद का मकान बनाए, कब तक दूसरों के मकानों में रहेंगे। रोज़ इसी तरह से बातें चलती रहती है और रमेश बात को इग्नोर कर जाता है, सुनी अनसुनी करता है, सुनीता की बात वो सुनता नहीं है, ऑफिस के लिए इसी तरह का सिलसिला चलता है। फिर सुनीता के मन में एक विचार आता है, एक योजना आती है। वो सोचती है कि अब ऐसे तो ये बात करने वाले हैं नहीं, क्यों ना इनको गांव ले जाया जाए। तो अब वो रमेश से कहती है कि क्यों ना रविवार आपकी छुट्टी है तो शनिवार को हम सब चले अपने गांव चले। तो रमेश बिल्कुल तैयार हो जाता है झट से। जैसे ही शनिवार आता है तो दोनों पति पत्नी शाम को गांव जाते हैं अपने घर। अपना पैतृक घर है इनका, वहाँ पर छोटा सा घर, कच्चा है पूरी तरह से, वहाँ पर गोबर से लिपा हुआ है और दीवारें भी कच्ची है उसकी। पुराना मकान है, सीमेंट का उसमें कुछ नाम निशान नहीं है। पुराना घर जिसमें तीनों भाई रहते हैं और रमेश की नौकरी है, रमेश शहर में रहता है, ये वाली चीज़। अब ये गांव पहुंचते हैं शाम के समय, अंधेरा हो चुका होता है, करीब 7-8 बजे का समय रहता है। जैसे ही गांव ये पहुंचते हैं, घर के सामने घर में प्रवेश करते हैं, छोटू जो कि बड़े भैया का लड़का है वो खेल रहा होता है आंगन में। वो देखता है इनको, तुरंत चाचा चाचा कहकर इनके पास आ जाता है, चाचा चाची को दौड़ते हुए, और इनके पास में वो आ जाता है। अब आगे चले दोस्तों, अंदर जाना होता है। बड़े भैया शनिवार का दिन होने से सुंदरकांड करने गए हुए होते हैं। सुंदरकांड छोटू जाता है, उन्हें सूचना देता है कि चाचा और चाची शहर से आए। तो बड़े भैया भी सुंदरकांड करके और फटाफट अपने घर को लगभग 9 बजे के करीब घर पर आ जाते हैं। चारों जो बहुएं हैं, चारों भाभियाँ हैं, जो वो मिलकर खाना बनाती है। खाना लगता है, चारों भाई मिलकर एक साथ खाना खाते हैं। बहुत सालों के बाद ऐसा हुआ कि चारों भाई एक साथ बैठकर खा रहे हैं। समय बहुत लंबा मतलब सालों निकल गए, वो पर चारों भाई का एक साथ मिलना नहीं होता है, एक साथ बैठकर खाना नहीं होता है। तो चारों भाई एक साथ बैठकर बड़े समय के बाद खाते हैं, बातें करते हुए। और समय में बीच में खाना जैसे ही होता है तो सुनीता इशारों में कुछ कहती है रमेश से। वो कहती है कि जैसे ही समय मिले आप बड़े भाई साहब से आप ज़रूर बात करें कि हमारी 2 बीघा ज़मीन हमको मिले, हम उसे बेचें और बेचने के बाद में हम अपना घर बनाएं। रमेश बड़े भाई के सामने इतनी उसकी हिम्मत नहीं होती है, वो कुछ बोलने से बोल नहीं पाता है। बोलना शुरू से पिता के गुजर जाने के बाद में बड़े भाई के साथ में ही वो रहा है। बड़े पढ़ाई का खर्चा बड़े भाई ने दिया है। वो शुरुआत से बड़े भाई को वो पिता की तरह मानता है। बड़े भाई ने भी पिता के सभी फर्ज निभाए हैं। तो अब वो रमेश क्या ही बोले अपने बड़े भाई को, तो वो कुछ बोल पाता नहीं है। पर इधर से पत्नी उसको जो है, उसकी पत्नी सुनीता है, वो बार बार उसको बोलती है कि आप ज़रूर बात करें। ये सब सिलसिला चलता रहता है। बाद में सब एक साथ बैठकर 10 बजे के करीब, 10-11 बजे के करीब फिर आपस में बातें करते हैं। वैसे तो सब 10-11 बजे सो जाते हैं, पर छोटा भाई शहर से आया है तो बात चलती है रात के 1-2 बजे तक, बात आराम से। फिर सभी सुबह उठना जल्दी करके, फिर उनको ध्यान आता है तब वो सोते हैं। अब सुबह जब ये उठते हैं तो सभी खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद में जल्दी खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद में चारों जो भाभियाँ हैं वो खेत पर जाती है और सुनीता की साथ में है ही, वो खेत जाते हैं। खेत की खुली हवा सुनीता को भी वहाँ पर अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है उनको भी। तो खुली हवा में बहुत उनको अच्छा लगता है। घूमते घूमते जाते हैं चारों भाभियाँ, चारों जो महिलाएं हैं घूमने जाती है खेत में, खेत को देखती है। वहाँ पर सुनीता भी अपनी भाभी से पूछ लेती है, बड़ी भाभी से, कि भाभी यहाँ पर 1 बीघा ज़मीन की कीमत क्या होगी। बड़ी भाभी ऐसे तो कुछ पता नहीं है कहती है, पर बताती है कि 5 लाख के आसपास इसकी कीमत हो सकती है। ऐसे तो हमने कुछ सोचा नहीं, पर ये इस तरह की कीमत हो सकती है। तो वहाँ पर घूमते हैं पूरे खेत को, वो देखते हैं चारों, आपस में ढेर सारी बातें होती है, बहुत सारी अच्छी बातें होती है, परिवार के किस्से, तरह तरह की बातें चारों जो भाभियाँ हैं वो आपस में मिलकर करती हैं। अब आगे हम चलें तो आगे बात करें दोस्तों, घूम फिर कर वो वापस आती है। वापस आकर सब मिलकर साथ में चाय पीते हैं, समय निकलता है और वापस समय देख करके सुनीता अपने पति रमेश को बोलती है कि आप बड़े भाई साहब से बात कीजिए, क्योंकि 2 बीघा हमारे मिले, हम इनको बेचें और बेच करके हम
अपना खुद का मकान बनाएं। 5 लाख रुपए में 1 बीघा बिकेगी, 10 लाख हमारे आएंगे, हम बेच करके अपना मकान बनाए शहर में। अब रमेश तो कुछ बोल नहीं पाता है। अब देखते देखते ही दिन गुजर जाता है। सोमवार ऑफिस का दिन है, वापस शहर जाना है। तो रमेश और सुनीता बिल्कुल शाम होते होते अपने शहर के घर के लिए निकलने की तैयारी, बैग लेकर के बाहर होते हैं। और बैग लेकर के जैसे ही बाहर होते हैं, सभी वहाँ पर उनको विदाई देने के लिए, सभी छोटे बड़े सभी घर के वहाँ पर आते हैं और उनको बोलते हैं विदाई देने के लिए, क्योंकि बहुत दिन बाद वो लोग आए, तो विदाई उनको देने के लिए वहाँ पर आते हैं। और जैसे ही वो जाने वाले होते हैं, तब बड़े साहब भाई साहब बोलते हैं रमेश और सुनीता को कि आप रुके 2 मिनट। तो रुके, जैसे ही उनका पाना होता है बड़े भाई साहब की इस तरह की आवाज़ कि आप रुके थोड़ी देर, 2 मिनट। अब बड़े भाई साहब अपनी पत्नी को बोलते हैं, पत्नी को कुछ इशारा करते हैं। पत्नी जाती है और पत्नी जा कर के अपने जो गहने हैं वो गहने लेकर के आती है, और गहने वो बड़े भाई साहब के हाथ में, उनके जो पति हैं उनके हाथ में देती है। अब उनके जो पति है, जो बड़े भाई साहब है, वो गहने अपनी बहू सुनीता को देते हैं। लो बेटी ये गहने, और इन्हें बेचकर आप अपना मकान बनाएं। वो बोलते हैं कि बेटा मैंने तुम्हारी बातें सुन ली थी, और मुझे आप जब खेत में गए थे तो मेरी पत्नी ने भी सारी बातें बताई, तो उससे कुछ लगा मुझे। तो रमेश ने तो खैर कुछ बताया नहीं, कुछ बोला नहीं, पर मैं समझ गया हूँ सब कुछ, और मैंने सुन भी लिया है। जब आप बोल रहे थे तो ये हमारे शादी के दौरान कुछ गहने जो इन्हें मिले थे आपकी जेठानी को, आप इसको रखें, इनको आप बेचें और बेच करके अपना मकान बनाएं। अगर फिर भी अगर आपको कुछ गम लग रहा है तो और कुछ गहने जो हमारी माता जी के हैं वो हम बेच देंगे, और वो बेचकर हम आपको पैसे दे देंगे। और रही बात बेटी ज़मीन की, तो पुरखों की ज़मीनें बेचने की नहीं होती है, ये बात आप ध्यान रखें। और वो जो 8 बीघा की आप बात कर रहे हो, उसमें से 2 बीघा तो बंजर ज़मीन है, बिल्कुल जहाँ पर फसल नहीं होती है, वहाँ पर केवल होती है घास। पर हम वो 2 बीघा ज़मीन भी नहीं बेचेंगे, और ना ही बेचना चाहते हैं, ना ही बेचेंगे। क्यों नहीं बेचेंगे? क्योंकि वो जो सामने गाय बंधी है, वो गाय वहाँ पर चरती है, उसका चारा उस 2 बीघा बंजर ज़मीन से आता है। तो अच्छी ज़मीन है तो ठीक, हम वो बंजर ज़मीन भी नहीं बेचेंगे। पुरखों की ज़मीनें बेचने की नहीं होती है बेटा। हमारे पुरखों ने इसलिए ज़मीन नहीं रखी है कि हम बेच करके अपना शौक़ पूरा कर ले, और वो सोने के आभूषणों से भरा बक्सा सुनीता के हाथ में दे देते हैं। पूरी बात जब सुनीता सुनती है, बक्सा जब उसके हाथ में आता है, तब सुनीता को पश्चाताप होता है। वो समझ जाती है कि पुरखों की ज़मीनें हमारे बेचने के लिए नहीं होती है, हमारे शौक़ पूरे करने के लिए नहीं होती है। मन ही मन उसको लगता है कि उसने जो सोचा वो गलत सोचा है। तो वो आभूषणों से भरा बक्सा वो वापस अपने बड़े भाई साहब जेठ जी को करती है, और बोलती है कि मुझे इस तरह का आपको आहत करने की कोई मंशा नहीं थी, और मेरा भी यही विचार है कि पुरखों की ज़मीनें बेचने की नहीं होती है, उसका हृदय परिवर्तन होता है। ये पूरी कहानी है दोस्तों, पुरखों की ज़मीनें। ये कहानी मैंने पढ़ी थी एक जगह, कॉपी पेस्ट कहानी है, मेरी कुछ भी नहीं है इसमें, मैं सिर्फ बोल रहा हूँ। अब ये कहानी क्यों आई मेरे दिमाग में, इसको यूट्यूब पर क्यों डालूँ मैं? एक तो ये है कि पीछे दिख रहा है ये खेत मेरा ही है, दूसरा हमारे गांव में भी बहुत से लोगों को खेत हैं। अब कुछ लोग क्या करते हैं, घर बनाने के लिए खेत बेच रहे हैं, मैंने देखा है हमारे गांव में भी बेच रहे हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, 4 व्हीलर खरीदने के लिए खेत बेच रहे हैं। कुछ लोग क्या कर रहे हैं, रॉयल इनफील्ड बुलेट के लिए अपना खेत बेच रहे हैं। जिनके पास ऐसा लग रहा है कि 2 ही बीघा खेत है या 1 ही बीघा खेत है, हमारे यहाँ पर रोड पर कीमत 1 बीघा की आ रही है 1 करोड़ रुपए, तो उनको ऐसा लगता है कि अरे 1 करोड़ मतलब ये तो कभी करोड़ तो देखे नहीं है जीवन में, कभी पीढ़िया खप गई है, करोड़ कभी देखे नहीं है, तो वो उनको लगता है कि ये बहुत बड़ी अमाउंट है, तो वो खेत आपको बेच देते हैं। पर जो ले रहा है ना दोस्तों, तो वो भी 1 करोड़ के आगे 10 करोड़ ही उसको कमाने वाला है आराम से, और वो उसी पर कुछ ना कुछ फर्म डालेगा जिसमें आपके बच्चे नौकरी करेंगे, ये बात तय रही है। वो इसलिए तो नहीं ले रहा होगा कि उसको कुछ घाटा हो, जरूर कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा, जरूर उसके पास कुछ ना कुछ आइडिया होगा। अब आज आपके पास 2 बीघा है, आप 2 बीघा बेच दे, सामने वाला फर्म डालेगा, कुछ कंपनी डालेगा, आपके बच्चे उसके अंदर नौकरी करने वाले हैं आराम से। तो अपनी खुद की ज़मीन होगी तो वो खुद कुछ उद्योग डाल सकते हैं, वो खुद कुछ उस पर खेती कर सकते हैं। कम है ज़्यादा है, उसको आप खेती को संभाल करके रखें। ये नहीं सोचे कि अब इसको बेच करके, बहुत सारे लोग मैंने देखा है सीना चौड़ा करके चलते हैं, क्योंकि 2 बीघा बिकी है 2 करोड़ में, अगर 2 बीघा 2 करोड़ में बिकी है मित्रों, और तो अब कभी 2 करोड़ तो देखे ही नहीं है, 2 करोड़ क्या कभी 20 लाख देखे ही नहीं है जीवन में। 2 करोड़ में ज़मीन गई है रोड पर की, और रोड पर की ज़मीन अगर 2 करोड़ में गई है दोस्तों, तो निश्चित ही उनका सीना ऐसा हो जाता है, कभी देखे ही नहीं है 2 करोड़।
और कार ले आते हैं अगले दिन ट्रैक्टर भी ले आएंगे, और अगले दिन पता नहीं तमाम तरह के संसाधन जिस बाई टीवीएस से घूम रहे थे, है ना, हीरो होंडा से घूम रहे थे, वो बेच करके वो भी बेचेंगे क्या, उसको पटक देंगे, रॉयल इनफील्ड बुलेट ले आएंगे और अपने आप को और अपने स्टेटस को ऊंचा समझेंगे, और लोग भी उनके पीछे दौड़ेंगे कि अरे यार पैसे वाला हो गया है। मैंने देखा है इस तरह के परिवारों को, पर वास्तविकता क्या है कि आपने अपनी संपत्ति बेच दी है, अपनी 2 बीघा ज़मीन आपने बेच दी है। ज़मीन 2 बीघा हो या ज़मीन 20 फीट का घर हो, पुरखों की ज़मीनें बेचने की नहीं होती है। ये मेरी कहानी का शीर्षक, और इस शीर्षक को मैं कितना जस्टिफाई कर पाया हूँ कहानी में, मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर करें। लंबा समय ले लिया है, पर कहानी का शीर्षक मुझे अच्छा लगा था, इसीलिए मैंने ये कहानी बनाई है, और फटाफट कहानी को दौड़ाना संभव नहीं था। आप ज़रूर इसको आगे तक शेयर करें। मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग परिवार के साथ बैठ करके ये कहानी सुने। पूरी कहानी है ये, पुरखों की ज़मीनें बेचने की नहीं होती है। मैं देख रहा हूँ दोस्तों अपने शौक के लिए बेच रहे हैं, दूसरा कुछ लोग गलत वेश्यावृत्ति के कारण, है ना, पुरखों की ज़मीन बेच करके, टुकड़े बेच करके वेश्यावृत्ति में उनका पैसा जा रहा है, शराब पीने में जा रहा है। तो पुरखों के घर और ज़मीनें शराब और शबाब के लिए नहीं होती है। पुरखों के घर और ज़मीनें अपने शौक पूरे करने के लिए, गाड़ियाँ खरीदने के लिए नहीं होती है, अपना स्टेटस ऊंचा दिखाने के लिए नहीं होती है। पुरखों की ज़मीनें हैं, उनको आप संभाल के रखें। आपके पुरखों ने आपके लिए दी है, आप अपने बच्चों के लिए दें, और पुरखों की ज़मीन हमेशा रहे, कुछ तो संभाल के उनको रखो। हमारे पुरखों ने किस तरह से एक समय खाना खाकर भी उन ज़मीनों को बचा करके रखा है, तो हम क्यों ना उसको बचाएं। हम तो बहुत अच्छी कंडीशन में हैं, पर हम कहीं ना कहीं दिखावे के कारण इन ज़मीनों को बेच रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा मेरी अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। बस इतना ही आपसे मैं चाहूँगा, इतना ही आपसे मेरा अनुरोध है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जितना आप शेयर कर सकते हैं पूरी आपके पास कॉन्टैक्ट लिस्ट पे आप शेयर करें, स्टेटस पे भी लगाएं आप। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी पूरी ज़रूर सुने। धन्यवाद।